Welcome to ECL. Today we are going to discuss a very important geopolitical development जिसके बारे में मगरबी मीडिया और बहुत से जरीदे और न्यूज़ आउटलेट इसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो है रशिया में होने वाली 16th ब्रिक्स समिट, जो कि रशिया के तीसरे बड़े शहर काज़ान में 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के दरमियान हुई। इसमें 36 मुल्कों ने शिरकत की, जिसमें 20 से ज़्यादा हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ द स्टेट मौजूद थे। रशिया का इस समिट को कामयाब तरीके से करवाना मगरब को एक रोबस्ट किस्म का रिप्लाई है कि जिस तरह वो समझते थे कि उन्होंने रशिया को दुनिया में आइसोलेट कर दिया है यूक्रेन वॉर के बाद। 36 मुल्कों की यहाँ पे शिरकत, और इसके साथ साथ तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान, जो कि नेटो के की एलाए हैं, नेटो का मेंबर स्टेट है, उसने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस भी वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने इस मौके पर कहा कि दुनिया में जो मौजूद मसाइल हैं उनका हल किसी भी एक स्टेट के पास नहीं है, और इन मसाइल का हल कोऑपरेशन और कंसेंसस से ही हो सकता है। And I salute your valuable commitment and support for multilateralism and international problem solving as clearly reflected in your team this year. No single group and no single country can act alone or in isolation. It takes a community of nations working as one global family to address global challenges. यहाँ पर जो मेन एजेंडा डिस्कस हुए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंट सिस्टम के अल्टरनेटिव कोई सिस्टम डेवलप किया जाए, जस्ट लाइक स्विफ्ट के पैरेलल कोई ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जाए जो कि अमंग स्टेट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को स्मूथली तरीके से रन करवा सके। और इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि मेंबर स्टेट्स को चाहिए कि आपस में ट्रेड लोकल करेंसीज़ में करें। ब्रिक्स करेंसी की यहाँ पर बात हुई और इसको इंडोर्स किया गया। इसके अलावा रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अमेरिका डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिस तरह उसने नॉर्थ कोरिया, ईरान और यूक्रेन वार के बाद अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस आयद की, उनके रशियन ओलिगार्क की प्रॉपर्टीज़ और उनके एसेट्स जो थे वहाँ पर फ्रीज़ कर लिए। आने वाले वक्त में डॉलर जो है वो एक रिलायबल करेंसी के तौर पर नहीं देखी जा सकती, और हमें चाहिए कि हम डॉलर के अल्टरनेटिव कोई करेंसी इस्तेमाल करें, और वो मोस्ट प्रॉबेबली ब्रिक्स करेंसी ही हो सकती है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि आने वाला दौर ग्लोबल साउथ की इकनॉमिक डेवलपमेंट का दौर है, इसीलिए ग्लोबल साउथ को चाहिए कि वो अपने मामलात कंसेंसस और कोऑपरेशन से हल करें। इसकी हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखी, और ये कहा जा सकता है कि ये एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ब्रिक्स के साइडलाइन समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से हुई, और इन्होंने 5 साल से चलता आ रहा एक बॉर्डर डिस्प्यूट, जो कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में एक बॉर्डर डिस्प्यूट था चाइना और इंडिया के दरमियान, उसको पीसफुल तरीके से हल कर लिया। और इन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि आइंदा भी हम अपने किसी भी किस्म के मामलात या इस तरह की कोई भी टेंशन होगी तो हम अपने मामलात बायलैटरली और पीसफुल तरीके से हल करेंगे। एक जो और बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई उसमें चाइना और ब्राज़ील ने मिलकर यूक्रेन के लिए एक पीस प्लान प्रपोज़ किया, लेकिन इस पर कोई मेजर डेवलपमेंट ना हो सकी, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन टोटली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है। चाइना चूँकि ये समझता है कि जंग ज़दा हालात में इकॉनमी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती, और यूरोप चूँकि इस वक्त जो कि जंगी हालात से गुज़र रहा है यूक्रेन और रशिया वार की वजह से, और उनकी इकॉनमी के लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ हालात नॉर्मलाइज हों। पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास भी ब्रिक्स की समिट में मौजूद थे, और उनकी मुलाकात ईरान, रशिया, चाइना, यूएई और इजिप्ट के प्रेसिडेंट से हुई। यहाँ पर उनकी मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि ग्लोबल साउथ और स्पेशली द ब्रिक्स नेशन किस तरफ खड़ी हैं, चूँकि वो जानते हैं कि वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स इज़राइल को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है,
جس کی وجہ سے اس نے وار کا سکوپ بڑھا دیا ہے اور اب وہ لیبنان پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ محمود پشینکیا بھی یہاں پر موجود تھے اور ان کی موجودگی ایز اے فل ممبر آف برکس اس بات کی طرف اشارہ کرواتی ہے اور وہ ویسٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی ملٹری ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچ لینا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ If you make a mistake and attack our targets, whether in the region or in Iran, we will strike you again, painfully. آنے والے وقت میں برکس کیا گلوبل ہیجمنی اور گلوبل فائنینشیل آرڈر جو کہ IMF اور ورلڈ بینک کے اکارڈنگ چلتا ہے اس کو چیلنج کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے یا نہیں، یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا، لیکن اس میں ایک سبق ہے اور وہ ہے گلوبل ساؤتھ کی ڈیولپنگ اکانومیز کے لیے، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپس کے ٹینشنز کو ریزالو کر سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر کنفرنٹیشن کی بجائے کوآپریشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کی اکانومی اس وقت بری طرح سے سفر کر رہی ہے، یہاں پر پاکستان کے لیے IMF کا الٹرنیٹو نیو ڈیولپمنٹ بینک موجود ہے، سو پاکستان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ برکس میں شمولیت اختیار کرے۔